नमस्कार। आज हम अयोध्या में जो राम मंदिर स्थल है उसके सदियों पुराने और काफ़ी जटिल इतिहास की परतें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 16वीं शताब्दी के मुगल दौर से लेकर आज तक की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस लंबे सफ़र के जो मुख्य पड़ाव हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक धार्मिक जगह की कहानी नहीं है। इसमें इतिहास, राजनीति और समाज में जो बदलाव आए हैं वो सब के सब परतें जुड़ी हुई हैं। स्रोतों को देखें तो कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह बाबर के एक सिपह सालार मीर बाकी से। जी। ये बात है करीब 1528-29 के आसपास की। हाँ, 1528-29 स्रोत यही बताते हैं कि मीर बाकी ने कथित तौर पर वहां पहले से जो एक ढांचा था जिसे मंदिर माना जाता है उसकी जगह एक मस्जिद बनवाई। और ये भी कहा जाता है कि इसका जिक्र बाबरनामा यानी बाबर की जो आत्मकथा है उसमें भी है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि बाद में अकबर और जहांगीर के समय में हिंदुओं को उसी परिसर के पास पूजा के लिए एक चबूतरा बनाने की इजाजत मिली थी। तो क्या ये एक तरह का सह अस्तित्व था शुरू में? कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये स्थिति भी हमेशा एक जैसी नहीं रही। स्रोत बताते हैं कि बाद में शायद 1660 के दशक में औरंगजेब के आदेश पर उस पूरे ढांचे को पूरी तरह से मस्जिद का रूप दे दिया गया। फिर आया अंग्रेजी शासन और मामला और ज्यादा उलझ गया। पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा जो दर्ज है वो 1853 का है और उसके बाद 1859 में अंग्रेजों ने एक तरह से विवाद को सुलझाने के बजाय परिसर को बांट दिया। कैसे? उन्होंने एक बाड़ लगा दी बीच में और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूजा करने की अलग अलग जगह तय कर दी। अच्छा, तो मतलब ये जो बंटवारे वाली बात है इसकी जड़ें तो अंग्रेजों के जमाने में ही पड़ गई थी। और कानूनी लड़ाई भी तभी शुरू हो गई। हाँ, कानूनी दांव पेंच तो बहुत पुराने हैं। 1885 में महंत रघुवीर दास थे। उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका दी थी। वो चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई। अच्छा। फिर 1934 में दोबारा दंगे हुए। मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचा तो उसकी मरम्मत करवाई गई और उसके ठीक 10 साल बाद 1944 में इस प्रॉपर्टी को आधिकारिक तौर पर सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी मतलब इस्लामिक कानून के तहत जो धार्मिक मकसदों के लिए मैनेज की जाती है। जी बिल्कुल। और फिर देश आजाद हुआ और आजादी के फौरन बाद 1949 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल, दिसंबर 1949 की बात है। मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था, गुंबद, उसके ठीक नीचे रामलला यानी भगवान राम के बाल रूप की मूर्तियां मिली। अब वो वहां कैसे आई इस पर तो खैर अलग अलग दावे हैं जी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इसे विवादित स्थल मान लिया और ताला लगा दिया। हाँ, ताला लगा दिया और एक रिसीवर नियुक्त कर दिया। और यहीं से फिर अदालती मुकदमों का एक नया दौर शुरू हुआ। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने केस किया। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो एक प्रमुख हिंदू मठवासी समूह है। जी। और फिर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी अपना दावा पेश किया। तो कई दावेदार हो गए। हाँ, मतलब कई पक्ष थे इसमें शुरू से ही। फिर आता है 1980 का दशक और तब ये मुद्दा सिर्फ कानूनी या धार्मिक नहीं रहा, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है ना। बिल्कुल। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने मुख्य एजेंडे में शामिल कर लिया। तो इस राजनीतिक माहौल का असर जरूर अदालती प्रक्रिया पर भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव बढ़ा, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। 1986 में फैजाबाद के जिला जज ने आदेश दिया कि विवादित स्थल का ताला खोल दिया जाए। ताला खोल दिया गया मतलब हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिल गई। जी, हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिल गई। फिर 3 साल बाद 1989 में उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी सरकार ने वीएचपी को विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। शिलान्यास यानी नींव रखने की? हाँ, नींव रखने की। और उसके अगले ही साल 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इसने माहौल को बहुत ज्यादा गर्मा दिया। कार सेवा की कोशिश हुई, पुलिस फायरिंग हुई, उसमें कई कार सेवक मारे भी गए। ये तो वाकई मतलब एक तरफ अदालत में मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जमीन पर इतना कुछ हो रहा था। स्थिति बहुत जटिल थी। और फिर वो दिन आया 6 दिसंबर 1992 था, उसे गिरा दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाँ।
और इसके बाद मुंबई, दिल्ली, गुजरात और भी कई जगहों पर भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़के। हाँ, बहुत दुखद। स्रोत बताते हैं कि लगभग 2000 लोगों की जानें गई उन दंगों में। जी, इस विध्वंस के बाद तो कानूनी लड़ाई और भी ज्यादा पेचीदा हो गई होगी। बहुत ज्यादा। मामला फिर सालों तक खिंचता रहा। फिर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक फैसला आया। हाँ, वो 3 हिस्सों में बांटने वाला फैसला है। जी, उन्होंने 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन थी उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, यानी जो विराजमान बालराम है, अच्छा। दूसरा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इसे माना नहीं किसी पक्ष ने। नहीं, कोई भी पक्ष से संतुष्ट नहीं था। सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। और फिर कई साल सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में और आखिरकार 2019 में अंतिम फैसला आया। जी, 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच थी और उन्होंने सर्वसम्मति से, मतलब यूनानिमस, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई। पूरी जमीन रामलला विराजमान। हाँ, और अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। अच्छा। साथ ही मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। तो इस फैसले ने दशकों से जो विवाद चल रहा था उसका एक तरह से कानूनी पटाक्षेप कर दिया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत की। और ये मंदिर अब बनकर लगभग तैयार है, जो प्राचीन भारतीय नागर शैली में बनाया जा रहा है। जी, नागर शैली, जो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक खास शैली है, जिसमें ऊंचे शिखर होते हैं, मंडप होते हैं। ये अब भव्य निर्माण पूरा होने के करीब है। तो इन सारे स्रोतों के जरिए हमने देखा कि कैसे अयोध्या का ये एक स्थल सदियों के दावों, टकरावों, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं, राजनीतिक आंदोलनों और अंत में एक भव्य निर्माण की पूरी कहानी अपने आप में समेटे हुए है। सचमुच। और ये पूरी यात्रा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे इतिहास की जो अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, उनसे जुड़े जो विवाद होते हैं और फिर उनके जो समाधान निकलते हैं, वो किस तरह न सिर्फ हमारे आज को, हमारे वर्तमान को शेकल देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जो यादें हैं, उनकी जो पहचान है, उस पर भी कितना गहरा असर डालते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ शायद ये सवाल भी उठता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक महत्व के स्थल होते हैं, उनसे जुड़े विवादों का हमारे समाज के, हमारे कल्चर के ताने बाने पर दूर तक जाने वाला असर क्या होता है। ये विचार करने वाली बात है।